हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़े थे, लास्ट टॉपिक, उसी के जस्ट आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति का पथ। ठीक है, हमने पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति का पथ, मतलब जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान होगा, गति करेगा, तो उसका पथ कैसा होता है, उसका रास्ता कैसा होता है, किस पथ पे गति करता है। तो उसमें लोगों ने 3 कंडीशन देखी थी, जिसमें से पहला कंडीशन था कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है और वो जिस वेग से गति कर रहा था उसी वेग से गति करता रहेगा, है ना। यदि आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, गति करता है, उसी दिशा में गति करता है, तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि एफ एम बराबर क्या हो रहा था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या थी, 0। साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए चुंबकीय बल शून्य हो जाएगा। ठीक, और जब चुंबकीय बल पर कोई बल नहीं लगेगा तो जो आवेश है वो जिस वेग से गति कर रहा था वैसे ही गति करता है। फिर सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, थीटा बराबर 90 डिग्री बनाते हुए प्रवेश करता है, तो हमने देखा था कि उसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है ना। तो जो उसका पथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। तो हमने इसके लिए ढेर सारे डेरिवेशन किए थे, वृत्ताकार पथ हो जाता है तो उसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आवर्तकाल कितना होगा, आवृत्ति कितना होगा, कोणीय आवृत्ति कितना होगा। ठीक है, ढेरों फार्मूला उसमें हम लोग देखे थे। इसके बाद था कि जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो हमने देखा था कि उसका पथ कैसा हो जाता है, हेलिकल, कुंडलनी आकार के पथ हो जाता है। ये लास्ट क्लास में 3 डेरिवेशन देखा है। इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, इसमें एक नया फॉर्मूला मिला था पिच, है ना। तो वो टॉपिक उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख करके आए। ठीक, और चैप्टर शुरू हुआ था गतिमान आवेश था चुंबकीय क्षेत्र, और इस चैप्टर में हम लोग जो है कुल 3 टॉपिक पढ़ रखे हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बाद हम लोगों ने ये डेरिवेशन दोनों तीनों देखा था, 3 क्लास में हुआ था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहला है लॉरेंज बल। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, और इसी पर आधारित एक टॉपिक है वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी, है ना, वेग फिल्टर या इसी का नाम है वेग वर्णकारी। ठीक है, तो ये टॉपिक 2 टॉपिक हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लंबे नहीं हैं, तो 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, छोटी सी क्लास होगी। ठीक है बच्चों, क्लास शुरू की जाए, ठीक है ना। थोड़ी क्लास में गैप हो जा रहा है, 3 दिन 4 दिन समय न मिलने के कारण, ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले तक मैं आप लोगों का सारा जो सिलेबस है कवर करा दूंगा। लाइट वाला पार्ट भी, है ना, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जो भी सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कवर हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो टॉपिक शुरू करते हैं, लॉरेंज बल, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, है ना। तो लॉरेंज फोर्स जो है, लॉरेंज ने देखो कुछ किया नहीं है, लॉरेंज ने क्या किया है कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को मिला करके अध्ययन किया है, ठीक है ना। लॉरेंज एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर इस फोर्स का नाम लॉरेंज बल रख दिया गया है, ठीक है।
क्योंकि इन्होंने कुछ नया कुछ किया ही नहीं, जो पुराने टॉपिक थे उन्हीं को उठा करके सम्मिलित कर दिया है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई आवेश, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, है ना, स्थिर नहीं होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। तो जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आवेश गतिमान है तब, और स्थिर आवेश तो कोई बल नहीं लगता है, तो उसके ऊपर चुंबकीय बल कार्य करता है Fm बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। या इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। तो ये आवेश है चुंबकीय क्षेत्र बी में, v वेग से गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं, आगे लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान देना कि जो ये आवेश है ना, जो ये आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, अपना विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा। भले ही चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश का नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य, हो सकता है कि दो चुंबक लगे हो, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो, या ये चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है कि इसके अगल बगल कहीं वायर रखा हो, उस वायर का चुंबकीय क्षेत्र लोगों ने पढ़ा है ना, धारावाही चालक में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा हुआ है। तो अगर इसके अगल बगल कहीं तार रखा है तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, या दो बड़े बड़े मैग्नेट लगा दोगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश का तो नहीं है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है, ठीक। लेकिन हम लोगों ने जो विद्युत स्थैतिकी में ये भी पढ़ा हुआ है कि जो आवेश है उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, उसका खुद का वैद्युत क्षेत्र होता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, इस आवेश के चारों तरफ अगर धन आवेश है तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस आवेश के चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो अगर यहाँ, इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों क्षेत्र मौजूद हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है, एक विद्युत क्षेत्र भी मौजूद है। बात समझ में आई। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है, चुंबकीय बल लगेगा, ठीक, पढ़ चुके हैं हम लोग, क्यू बी साइन थीटा, क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन अब जो आवेश है इसका खुद का अपना क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी है और इस वैद्युत क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर हो या गतिमान हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर है या गतिमान है, दोनों परिस्थितियों में उसके ऊपर वैद्युत बल लगता है, ठीक है। तो इस पर लगेगा वैद्युत बल, कितना लगेगा, वही यहाँ पर दोनों क्षेत्र हो गए, है ना, संतुष्ट होंगी सारी परिस्थितियां तभी हम लोग हाँ कहेंगे, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र किसका था, किसी और का था, तो चुंबकीय बल लगा। लेकिन ये आवेश का क्या होता है, खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। इस वैद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर है, गति कर रहा है, स्थिर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो इस आवेश पर अब क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थिर है या गतिमान है तो उस पर क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू वेक्टर ई, इतना लगता है, याद है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा गया है, ये वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इसका मतलब कि इस आवेश पर, क्यू आवेश पर चुंबकीय बल भी लग रहा है, वैद्युत बल भी लग रहा है, ठीक है। लॉरेंज ने यही बात कही थी। लॉरेंज ने कहा कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर चुंबकीय बल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस पर वैद्युत बल भी लगेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर वैद्युत बल भी लगेगा। इसका मतलब ये बात कह सकते हो कि जहाँ पर चुंबकीय बल होता है वहाँ पर वैद्युत बल भी होता है, जहाँ पर चुंबकीय बल होता है वहाँ पर वैद्युत बल भी होता है, ठीक है।
तो लारेंज ने क्या किया, इन्हीं दोनों बलों को योग कर दिया, जोड़ दिया और कहा कि ये कौन सा बल है, ये मेरा बल है ना, मैंने खोज किया है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, लारेंज बल। यानी कि जब कोई आवेश है ना, जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र में भी स्थित होता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र में भी स्थित होता है, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल तथा वैद्युत बलों के सदिश योग को क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, बस यही और कुछ नहीं, है ना। क्या किया था उन्होंने, लारेंज बल Fl बराबर, है ना, क्या किया उन्होंने, दोनों को जोड़ दिया, है ना, वेक्टर Fm प्लस वेक्टर F, वेक्टर Fl बराबर वेक्टर Fm प्लस वेक्टर F, यही कहलाता है लारेंज बल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, चित्र तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र बना लेना, बनाना होगा तो मिटा रहा हूं इसको। क्या लिखोगे इसमें, माना क्यू कूलाम का आवेश, माना क्यू कूलाम का आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिमान है, गतिमान है, अतः उस पर कार्यरत चुंबकीय बल, अतः उस पर कार्यरत चुंबकीय बल वेक्टर Fm बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर P, समीकरण नंबर 1। ठीक, गतिमान है, चुंबकीय बल लगेगा, है ना। यहाँ पे लिख लो, हम जानते हैं कि आवेश के चारों तरफ, चारों ओर, है ना, आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थित होता है। हम जानते हैं कि आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र स्थित होता है। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल वेक्टर Fe बराबर Q वेक्टर E, समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम जानते हैं कि आवेश जाता वैद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, अतः वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र में आवेश गतिमान हो चाहे स्थिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वैद्युत बल लगेगा ही लगेगा, कितना, Q वेक्टर लिखना, Q वेक्टर E। ठीक, तो लारेंज ने क्या किया, देखेंगे लारेंज के अनुसार, वैद्युत क्षेत्र तथा, ऐसे लिखेंगे, लारेंज के अनुसार वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, लारेंज के अनुसार वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, में गतिमान, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल
तथा चुंबकीय बल के सदिश योग को, ठीक है, वैद्युत था चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल था, चुंबकीय बल के सदिश योग को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। यही है लॉरेंज बल की परिभाषा भी, ठीक है, लॉरेंज बल की परिभाषा भी यही है, लॉरेंज बल की परिभाषा भी यही है, ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक, लॉरेंज बल कहते हैं। नीचे लिख लेना, अतः लॉरेंज बल बराबर वेक्टर एफ प्लस वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ प्लस वेक्टर एफ है ना। अतः लॉरेंज बल बराबर वेक्टर एफ प्लस वेक्टर एफ है। और एक लाइन और लिख लेना, एक लाइन और लिख लेना, एफ एल बराबर वेक्टर एफ का मान कितना है? समीकरण नंबर 2 से क्यू वेक्टर ई प्लस एफ एम का मान कितना है? क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। समीकरण 1 से दोनों में क्यू कॉमन हो रहा है, क्यू को कॉमन ले लो, तो क्यू कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर ई प्लस क्यू कॉमन लेने पे वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। यही है लॉरेंज बल, यही है लॉरेंज बल, ठीक है ना। और इस लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी? इस लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी? ठीक है ना, बल है भाई तो दिशा भी इसका होगा ना। देखो इस लॉरेंज बल की जो दिशा है वो डिपेंड करेगी कि चुंबकीय बल और वैद्युत बल की दिशाएं क्या है। मतलब हम इसके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते, इसके लिए कोई हम डायरेक्शन इस तरह से फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ ये दिशा होगी। इसकी दिशा को निकालने के लिए हमें वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों की दिशाओं को देखना होगा, ठीक है ना। इसलिए इसका दिशा इस तरह से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये है टॉपिक क्या? लॉरेंज बल। अब इस लॉरेंज बल के आधार पर एक डिवाइस बनाया गया, एक उपकरण बनाया गया जिसका नाम है वेग फिल्टर या वेग वरण कार्य, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है ना। एग्जाम में ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है इसको, इसलिए टॉपिक को तैयार कर लेना। वीडियो सही चल रहा है, ठीक है। आज का दिन है शनिवार, बज रहे हैं सुबह के 9। बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं हूं कमल चंद्र मौर्य और आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल @UP बोर्ड वल्ला 19 पे, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दें और बेल आइकन को दबा देंगे तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वेग फिल्टर, इसी का नाम है वेग वर्णकारी, इंग्लिश में कहते हैं इसे वेलोसिटी फिल्टर। इंग्लिश में इसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर, है ना। तो टॉपिक है और क्या आधारित किस पर है? लॉरेंज बल, इसीलिए मैंने इस लॉरेंज बल को और इसको एक में कवर किया है, ठीक है। ये लॉरेंज फोर्स पे ही आधारित है। तो देखो हुआ क्या, ये करता क्या है, ये अगर मान लो किसी जगह पे ढेरों इलेक्ट्रॉन हैं, ढेरों आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं और सब गति कर रहे हैं, सब गतिमान है ना। और सबका जो वेलोसिटी है, सबका जो वेग है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन उन सभी आवेशों में से मुझे कोई विशेष प्रकार के वेग वाला आवेश हमको चाहिए,
तो उसके लिए क्या करेंगे, वेव फिल्टर का उपयोग करेंगे। देखो फिल्टर का मतलब तुम समझते हो, फिल्टर का मतलब क्या होता है। फिल्टर ये करता है कि हमें जो चाहिए वो अलग कर देता है, जो नहीं चाहिए वो अलग कर देता है। फिल्टर का मतलब ये होता है, हम लोग घर में जो है फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है, छन्नी यूज करते हैं, चाय छन्नी यूज करते हैं। चाय छन्नी क्या करता है, चाय को अलग कर, चाय पत्ती को अलग कर देता है। वैसे ही ये भी है, ये भी वेव फिल्टर क्या करता है कि कहीं पर ढेरों इलेक्ट्रॉन हैं और उन ढेरों इलेक्ट्रॉनों में सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग अलग अलग है, लेकिन उन सभी इलेक्ट्रॉनों में से मुझे कोई एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेव फिल्टर या वेग वर्णकारी का उपयोग करेंगे। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर खींच सकते हैं। ठीक, अब ये हम क्यों खींचते हैं, हमें ये इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, विशेष वेग वाला, किसी विशेष पर्पस के लिए चाहिए होगा, कोई काम कराने के लिए चाहिए होगा, है ना। हमें हो सकता है कि कोई नाभिकीय अभिक्रिया करानी है, उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो हमें आवेश चाहिए होगा हमारे मन मुताबिक, है ना, हमारे इच्छा के अनुसार हमें जितना जिस वेग का हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम उसमें से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो यही है वेग फिल्टर का उद्देश्य, पर्पस यही है इसका, ठीक है। यानी कि यह एक ऐसा उपकरण है, ठीक है ना। मैं बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तुम लोगों केवल नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स जरूर अपना बनाओ, खुद से बनाओ। मेरे जो नोट्स हैं वो यहीं पे मिल पाएंगे और कहीं नहीं मिलते हैं, तो इसलिए नोट्स तुम लोग खुद बनाओ, है ना। और मैं उसका पीडीएफ दूँ, ये सब चीज़ें जो है रखी की रखी रह जाती हैं। पीडीएफ जो है कोई नहीं पढ़ता है, रखा का रखा रह जाता है। इसलिए आप जो यहाँ पर जो मेहनत करोगे, जो वीडियो देख ही रहे हो, तो मन से देखो और नोट बनाते चलो खुद से, है ना। एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम पढ़ाते हैं हम लोगों को। जो मेरे वीडियो में खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो थोड़ा मेरी लैंग्वेज है वो हिंदी ज़्यादा लिखता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मतलब सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आ सकता है, लेकिन जो थोड़े थोड़े मेरे टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा हिंदी वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, अलग है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से विभिन्न वेगों वाले, है ना, विभिन्न वेगों वाले आवेशित कणों में से किसी विशेष वेग वाले आवेशित कण को प्राप्त किया जाता है, दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ वेग वेलोसिटी फिल्टर, है ना। ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विभिन्न वेगों वाले आवेशित कणों में से किसी विशेष वेग वाले आवेशित कण को प्राप्त किया जाता है, ठीक। इसके लिए क्रासित वैद्युत, ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, इसके लिए क्रासित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को लंबवत प्रवेश कराना होता है, लंबवत प्रवेश कराना होता है, ठीक है। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्रासित वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्रासित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब है, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, है ना। क्रासित वैद्युत क्षेत्र चाहे तो क्रासित वर्ड जहां जुड़ जाए ना, इसका मतलब है कि क्रॉस
क्रॉस का मतलब क्या होता है, पर लंबवत। वैद्युत था चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। अगर ऐसे इधर विद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होना चाहिए, चाहे इधर होना चाहिए या फिर इधर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो हम बोलते हैं उसको क्रासिक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को लंबवत प्रवेश। अब इन दोनों पे भी लंबवत, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करना पड़ेगा किसे, हमें आवेशित कण को। यानी आवेशित कण को भी इन दोनों के लंबवत प्रवेश कराना पड़ेगा। मतलब अगर इधर तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो आवेशित कण को क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लंबवत इधर गति कराना पड़ेगा। ये दोनों हो गए, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्रासित हो गए, आवेशित कण को इधर गति कराना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम करता है। ठीक है। और इसमें भी जो है ना, जो लगने वाले चुंबकीय बल होते हैं वो बराबर होते हैं। वैद्युत और चुंबकीय बल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तथा करना होता है, तथा आवेश पर कार्यरत, एक क्रासिक वैद्युत था चुंबकीय क्षेत्र है। अभी तुम लोग पढ़े हो कि वैद्युत था चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर दोनों बल लगते हैं, वैद्युत बल भी लगता है और चुंबकीय बल भी लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। ठीक है। तो दोनों बल लगेगा, तो करना होता है तथा आवेश पर कार्यरत वैद्युत एवं चुंबकीय बल बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो इतनी बातें तुम लोग लिख सकते हो वेव फिल्टर के बारे में, पर्पस क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, छोटा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। मिटा दे बच्चों, है ना, इसे मिटा दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लो, नोट कर लो। देखो क्या करेंगे हम इसमें, माना, ठीक है, माना Q कूलाम का आवेश, माना Q कूलाम का आवेश वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, वेक्टर E जिसकी दिशा y अक्ष में, है ना, माना Q कूलाम का आवेश वैद्युत था, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E जिसकी दिशा y अक्ष में तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, ठीक है, वेक्टर B चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B जिसकी दिशा, है ना, वीडियो देखने के लिए आते हैं, वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B जिसकी दिशा z अक्ष, है ना, जिसकी दिशा z अक्ष में है के लंबवत, है ना, के लंबवत, माना Q कूलाम का आवेश वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E जिसकी दिशा y अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B जिसकी दिशा z अक्ष में है के लंबवत, x अक्ष की दिशा में, के लंबवत x अक्ष की दिशा में वेक्टर भी वेग से प्रवेश कराते हैं, है ना, वेक्टर भी वेग से
प्रवेश कराते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर है, वाई अक्ष की दिशा में है ना, इधर वेक्टर ई है, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, जेड अक्ष दिशा में, यानी ऐसे है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। और इनके लंबवत जो यक्ष अक्ष है उसकी दिशा में हम क्या कर रहे हैं, क्यू कूलाम के आवेश को प्रवेश करा रहे हैं, इधर आवेश प्रवेश कर रहा है, ऐसे। समझ में आ गया बच्चों? ये वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत, और आवेश कैसे गति कर रहा है, इन तीन दोनों के लंबवत ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। तो अब इस परिस्थिति में अगर मैं कहूं कि यहां पर वेक्टर ई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई बराबर, तो वेक्टर ई बराबर होगा ई जे कैप, लिख सकते हैं ना हम लोग, जे वाई का एकांश, वाई अक्ष का एकांश सदिश क्या होता है, जे कैप, तो वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा, ई जे कैप। वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, बी जेड अक्ष का एकांश सदिश क्या होता है, के कैप, बी के कैप। और वेक्टर भी बराबर क्या होगा, वेक्टर भी बराबर हो जाएगा भी आई कैप, है ना। सब क्लास 10 में तुम लोग क्लास 11 में पढ़ रखे हो ये सब चीजें, ठीक है। तो वेक्टर ई, वेक्टर बी और वेक्टर भी का जो एक वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है वो हमने लिख दिया है, ई जे कैप। ई जे कैप का मतलब इसमें यक्ष अक्ष का और जेड अक्ष का एकांश सदिश क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये केवल किधर गति कर रहा है, वाई अक्ष पे गति कर रहा है। इसमें तुम्हारा यक्ष अक्ष और वाई अक्ष का एकांश सदिश नहीं होगा, क्योंकि ये केवल किधर गति कर रहा है, किधर है, केवल जेड अक्ष दिशा में है। तो इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक। अब हमें पता है कि क्या लगता है इस परिस्थिति में, इस पर चुंबकीय बल लगता है और साथ साथ वैद्युत बल भी लगता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लारेंज बल कहते हैं। अतः कण पर कार्यरत लारेंज बल, ठीक है ना। तो लारेंज बल निकाल लेते हैं सीधे, समझ में आया। तो कण पर कार्यरत लारेंज बल, तो लारेंज बल क्या होता है, वेक्टर एफ एल बराबर क्यू, अभी पढ़े हो तुम लोग, क्यू वेक्टर ई प्लस, है ना, क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अभी भी पढ़े हो लारेंज बल में, मान भरो सबका। क्यू तो वैसे का वैसे ही रहेगा, वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, ई जे कैप, ई जे कैप प्लस वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर भी का मान कितना है, भी आई कैप क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना है, बी के कैप, बी के कैप, ठीक। तो वेक्टर एफ एल बराबर क्यू ई जे कैप, ध्यान से देखना है। अब भी और बी क्रॉस कर रहा है ना, तो भी और बी क्या हो जाएंगे, इनका गुणा हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के तुम लोगों ने पढ़ा है के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, जे कैप। तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। सारी बातें क्लास 11th में हो चुकी हैं, सब चीज लोग पढ़ रखे हो। तो जो आई क्रॉस के है इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप। इस चीज को जो है तुम लोग नोट कर लेना यहाँ पे, ये इसके पहले, अतः कण पर कार्यरत लारेंज बल से पहले ही ये तीनों बातें नोट कर लेना, इसके बाद ये लिखोगे, है ना। मिटा दे इसको, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ एल इज इक्वल टू क्यू तो रहेगा, है ना, गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई जे कैप माइनस वी बी जे कैप, ई जे कैप माइनस वी बी जे कैप, ठीक है। और इसमें से जे कैप कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, ई माइनस वी बी जे कैप, ये मिलेगा। समीकरण नंबर इसको 1 बना दो, समीकरण नंबर 1 बना दो। एफ एल बराबर कितना आ गया, क्यू ई माइनस वी बी जे कैप, कितना हो गया, समझ में आया। अब देखो इसने क्या कहा था कि जब इसका उद्देश्य, इसके पहले जो पढ़ाया टॉपिक अभी इसके बारे में कि क्या होता है, उसमें एक लाइन लिखी थी कि लंबवत तो प्रवेश कराना ही होता है ना, लंबवत तो प्रवेश कराना ही होता है, लेकिन जो वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि वेग फिल्टर का ही शर्त है,
वेग फिल्टर के कार्य करने का एक शर्त है। क्या शर्त है कि जो आवेश है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में इन वैद्युत बल और चुंबकीय बल का परिमाण भी बराबर होना चाहिए। ठीक, ये मैं अपने से बराबर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद बराबर नहीं कर रहा, बल्कि इसके सिद्धांत, इसके जो है सिद्धांत में है, इसकी शर्त है ये कि जो आवेश होना चाहिए इन दोनों के लंबवत प्रवेश करना चाहिए, है ना, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय लंबवत प्रवेश करना चाहिए, और जो लगने वाला वैद्युत बल चुंबकीय बल दोनों परिमाण में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से हम जो है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को समायोजित करेंगे। यानी जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान हम इस प्रकार रखेंगे, इस प्रकार समायोजित करेंगे कि जो लगने वाला चुंबकीय बल और वैद्युत बल है उसका मान दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं वैद्युत बल और चुंबकीय बल की दिशा देख लेते हैं। ठीक है, वैद्युत बल और चुंबकीय बल का परिमाण बराबर कह रहा है, हो जाएगा, लिख देंगे लाइन कि वेग फिल्टर में दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन दिशा क्या होगा वो तो देख लें कि वैद्युत बल का दिशा क्या है और चुंबकीय बल का दिशा क्या है। ठीक, देखो मैंने भी पढ़ाया था ना सब लॉरेंज बल। लॉरेंज बल में क्या कहा कि लॉरेंज बल में जो दिशा होती है लॉरेंज बल की, वो दिशा हम डिफाइंड करें कब, कैसे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो दोनों की दिशा निकालेंगे उस हिसाब से हम कहेंगे कि जो इसकी दिशा होगी, लॉरेंज बल की दिशा होगी, वो क्या होगी। तो जो वैद्युत बल वो किधर लगेगा, आवेश इधर गति कर रहा है, तो हमें पता है कि जो वैद्युत बल लगता है वो किधर लगता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है ना। यानी जो लगने वाला वैद्युत बल है वो किधर है, ऊपर की ओर। बच्चों याद है ना ये सारी बातें, है ना। किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, वैद्युत बल लगता है, वो किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। F किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक, अब निकालेंगे चुंबकीय बल की दिशा, और चुंबकीय बल दिशा निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा था हथेली का नियम। ठीक है, वैद्युत बल निकालना आसान है। वैद्युत बल की दिशा किधर होती है, धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत बल की दिशा तो निकालना आसान है, किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। लेकिन चुंबकीय बल की दिशा है वो किधर लगेगी, तो वो जो है निकालने के हमारे पास हथेली का नियम लगा लेते हैं। क्या हथेली का नियम था, ये किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये किधर होगा, वेग की दिशा में, धनावेश के वेग की दिशा में। तो हथेली क्या प्रदर्शित करेगा, लगने वाले बल की दिशा। तो जरूर लगा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, ऐसे था ना चुंबकीय क्षेत्र, किधर था चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र दिशा, और ये क्या है ना, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र दिशा, और ये अंगूठा किधर है, वेग की दिशा में। तो अंगूठा वेग की दिशा में, चुंबकीय दिशा में, लगने वाला बल किधर होगा, नीचे की ओर। यानी जो लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल है वो किधर लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है, Fm नीचे की ओर, Fi ऊपर की ओर, Fm नीचे की ओर। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि जो धनावेश पर वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र दिशा में होगी, वो सब लोग जानते हैं, पढ़ चुके हम लोग ये। और चुंबकीय बल से निकालते कैसे हैं, ये अपने हथेली के नियम से निकालते हैं। तो अंगूठा किधर रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र दिशा में। ये इधर था ना वैद्युत क्षेत्र, ये किधर है, लंबवत है। बोर्ड पर ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये होता कैसे, बाहर की ओर होता है। 3D है ना फिगर, ये 3D फिगर हो गया ना, ऊपर 3D फिगर हो गया। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया वेग की दिशा, धनावेश के वेग की दिशा, लगने वाला बल किधर, नीचे की, तो नीचे की। यानी वैद्युत बल और चुंबकीय बल की दिशा क्या है, विपरीत है। और वेग फिल्टर का सिद्धांत शर्त क्या है कि दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। समझ में आया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना, समीकरण नंबर 1 उतार लेना, ये सारी बातें उतार लेना, इसके बाद उसको क्या करना है। चूंकि चलो चूंकि साइन बना दो, है ना। चूंकि वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल दिशा में, सीधे लिख देना, दिशा में विपरीत, निकालने की जरूरत नहीं है, चित्र में दिखा दिया ना, चित्र में दिखा देना, F ऊपर F नीचे। चूंकि वैद्युत बल तथा, है ना, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल दिशा में विपरीत एवं परिमाण में, ठीक है, परिमाण में समान है। वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल दिशा में विपरीत हो गए,
और शर्त के अनुसार, शर्त इसकी क्या थी कि परिमाण में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो समान है, ठीक है। इसलिए आवेश पर कार्यरत लारेंज बल क्या होगा, लारेंज बल शून्य होगा, ठीक है बच्चों। भाई लारेंज बल क्या था, लारेंज बल योग था किसका, वैद्युत बल और चुंबकीय बल का। लारेंज बल क्या था, लारेंज बल वैद्युत बल और चुंबकीय बल का योग था, और वैद्युत बल चुंबकीय बल का मान बराबर बराबर हो गया, दिशा विपरीत हो गई, तो परिणामी क्या हो जाएगा उन दोनों का, शून्य। ऐसे दो है ना, वैद्युत बल और चुंबकीय बल का सदिश योग, तो वैद्युत बल और चुंबकीय बल क्या है, दोनों सदिश राशि हैं। अब दो सदिश राशि जो परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, तो उनका परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। लारेंज बल क्या है, परिणामी तो है किसका, वैद्युत बल और चुंबकीय बल का, है ना। वेक्टर एफ बराबर क्या था, वेक्टर एफ बराबर था वेक्टर एफ प्लस वेक्टर एफ एम, यानी जो लारेंज बल है विद्युत बल और चुंबकीय बल का सदिश योग के परिणामी के बराबर है, और वैद्युत बल का परिमाण और चुंबकीय बल का परिमाण दोनों आपस में बराबर हो गए, दिशा क्या हो गई उनकी विपरीत, तो लारेंज बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास 11 ध्यान से पढ़ा होगा टॉपिक ये जो है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लारेंज बल क्या होगा, शून्य होगा, और लारेंज बल अगर शून्य हो गया, एफ एल बराबर क्या हो गया, 0, एफ एल बराबर 0, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में एफ एल का मान क्या भर देना है, 0 भर देना है। तो समीकरण 1 में वेक्टर एफ एल का मान क्या भर दोगे, 0 बराबर कितना, q e माइनस वी बी जे का, तो q आप पक्षांतर करोगे भाव होगा 0 हो जाएगा, j का पक्षांतर करोगे भाव 0 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा तुम्हें, मिलेगा e माइनस वी बी बराबर 0, e माइनस वी बी बराबर 0, पक्षांतर करो तो e बराबर क्या हो जाएगा, वी बी, तो v बराबर कितना हो जाएगा, e बाई बी। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन वेग वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है ना। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, v इक्वल टू e बाई बी, v इक्वल टू e बाई बी, मतलब ये क्या आया कि जो वेग है वो क्या होता है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है ना, ठीक है। तो है ना, जो ये वेग होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है, मतलब अगर मान लो मुझे 10 मीटर प्रति सेकेंड वाला, 10 मीटर प्रति सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड वाला अगर मुझे आवेश चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान फिक्स करेंगे। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान फिक्स करना हमारे हाथ में है, कितना वैद्युत क्षेत्र देंगे कितना चुंबकीय क्षेत्र देंगे ये हमारे हाथ में है। तो इन दोनों का मान हम इस प्रकार से फिक्स कर देंगे कि जो v का मान है हमें क्या मिले, इतना मिले, और जब हम E और B का मान इस प्रकार से फिक्स कर देंगे कि V का मान इतना मिले, तो उस वेग वाला आवेशित कण हमें क्या है, पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये वाला जो आवेशित कण है इसका वेग ये है, और वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, यानी हमें किसी पर्टिकुलर विशेष वेग का कोई इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, आवेश चाहिए, तो हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मान को इस प्रकार से फिक्स कर देंगे कि हमें इस वेग वाला इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया टॉपिक। तो ये था वेग फिल्टर, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, है ना, इसका उपयोग यहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग होता है, ठीक, इसका उपयोग होता है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, इसका उपयोग होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में E अपान यम, है ना, आवेश बटा के द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करने में। एक उपयोग तो इसका क्या है, एक उपयोग हो गया कि मनचाहा वेग वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में, और दूसरा उपयोग इसका है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में E अपान यम आवेश बटा के द्रव्यमान अनुपात, पढ़े थे ना लोग फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री क्लास 11, है ना, द्रव्यमान और आवेश बटा के द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही थी भाई, समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो को 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, याद करते चलो, बोर्ड के लिए पढ़ो, है ना, एक ही बार बोर्ड ऐसे पढ़ो कि हमें जो है याद हो जाए चीजें,
और बोर्ड में हम लिख पाएँ, ऐसे पढ़ो इसको। इस तरह से नहीं कि एक बार जो पढ़ दिए पढ़ो और याद करो, याद करने के उसके बाद फिर से लिखो, अपने नोट पे लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये पढ़ने का तरीका होता है। अगर तुम्हें कम टाइम में कोई चीज़ तुमको याद करनी है ना, तो याद करने का तरीका यही होता है कि उसको एक बार क्या करो, याद करो, फिर उसको बिना देखे लिखो, ठीक है ना। ऐसे करने से तुम्हें याद करने के साथ साथ लिखने की फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। कभी कभी देखो एग्जाम में क्या होता है बच्चों, एग्जाम में ये होता है कि चीज़ें याद होती हैं फिर भी स्पीड नहीं बन पाती है। और एग्जाम में सही लिखने के साथ साथ स्पीड भी होना जरूरी है। 3 घंटे में हमें अपना पेपर पूरा करना होता है। तो याद करो, रट लो, याद कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन उसको लिखो। जब लिख लोगे तो एग्जाम में वो जो लिखने की स्पीड है वो फास्ट रहती है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको याद करो, लिखो। याद कर लेने से नहीं, चीजें याद करोगे लिखोगे, एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें कितना, है ना, कि क्या याद किया था, फिर उसको लिखने में टाइम लगेगा। और जब दिमाग और कलम दोनों साथ साथ चलेंगे तो पेपर बिल्कुल बढ़िया होगा, टाइम बचेगा आपका, है ना। तो दिमाग और कलम दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ये नहीं कि दिमाग पहले चल रहा है फिर कलम चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आप पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए तैयारी करो ढंग से, अच्छे नंबर ले आओ, यही मेरी कामना है। ऑल द बेस्ट, ठीक।